हेलो दोस्तों, CSE गेट प्रोफुल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से आज आप लोग के लिए सेट 35 लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, तो आप वीडियो को छोड़कर जाएं नहीं। और आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को घुमाता है और लंबा क्वेश्चन बना देता है और उसका आंसर सिंपल सा एक ही लॉजिक में आ जाता है। ठीक है ना। तो उस आंसर को हम लोग अचीव करने में बहुत ही टाइम लगा देते हैं और बहुत सारी स्टेटमेंट क्वेश्चन का देखते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या क्या दे दिया है। तो वो सारी चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि बीच में ही छोड़ के जाए तो बहुत पछताइएगा। ठीक है, तो पछताना नहीं है, आपको सीखना है। ठीक है ना। तो आपको सीखना है तो फिर वीडियो को तो लास्ट तक देखें ही। ठीक है, तो चलते अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन ए हैश टेबल T with 25 slots that stores 2000 elements, the load factor अल्फ़ा फॉर T each। यहाँ पर दोस्त आपका ए लिखा हुआ है क्योंकि एक अल्फ़ा नहीं लिख सकते थे। ठीक है ना, तो ये ले लिया है। ठीक है ना, तो मैं आपको बोल कर बता देता हूँ कि यहाँ पर लोड फैक्टर को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि छोटा क्वेश्चन है, बट आपको क्या निकालना है, लोड फैक्टर। यदि लोड फैक्टर के आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा, लोड फैक्टर होता है क्या है, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएगा। तो लोड, इसे भी आप पढ़कर ज़रूर जाएँ एग्ज़ाम में, जब भी जाए एग्ज़ाम में तो इसे भी पढ़ कर जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है लोड फैक्टर का। तो लोड फैक्टर डिनोट बाई अल्फ़ा इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स। सिंपल सा फार्मूला है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2000 बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स 25 दिया हुआ है। अब इसे जब आप कैंसिल आउट करिएगा तो आ जाएगा आपका 80। कितना आएगा, 80। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होता है। तो देखिए दोस्त किस तरह से क्वेश्चन को घुमा दिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है और आपको लोड फैक्टर निकालने को दे दिया। अब लोड फैक्टर के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो क्या करिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा और आंसर गलत मार कर चले आइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है कि ये फ्लिप फ्लॉप हैज ए 20 नैनोसेकेंड डिले फ्रॉम द टाइम इट्स सीपी इनपुट गोज फ्रॉम 1 to 0 to the time the output is complemented. What is the maximum delay in a 16-bit binary ripple counter that uses these flip flops? तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे इसमें दे दिया है स्टेटमेंट को और आपको कंफ्यूज कर दिया कि भाई ये क्या बोल रहा है 1 to 0 20 नैनोसेकेंड 16-बिट बाइनरी। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट आपको जब पता रहेगा तो आप इजीली इसे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसे फाइंड आउट करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या कहता है कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है डिले ऑफ 1 फ्लिप फ्लॉप 20 नैनोसेकेंड। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप का डिले टाइम आपका दिया हुआ है 20 नैनोसेकेंड। ठीक है, और ये रिपल काउंटर क्या होता है कि नेक्स्ट बिट कैन नॉट चेंज कब तक, अनटिल द प्रीवियस इज सेट। जब तक कि प्रीवियस वैल्यू सेट नहीं होता है तब तक ये कोई भी वैल्यू को, जो अगले वैल्यू आने वाला है उसे चेंज नहीं कर सकता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, जिसके कारण से इसलिए द रोस्ट केस विल बी व्हेन वी मल्टीप्लाई, मतलब कि उसके बाद आपका जो रोस्ट केस जब आ जाएगा तब हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप विथ डिले ऑफ 1 फ्लिप फ्लॉप। मतलब कि जितने पिट का फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं डिले ऑफ 1 फ्लिप फ्लॉप। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 फ्लिप फ्लॉप का डिले टाइम कितना, 20 नैनोसेकेंड। और कितने फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछ रहा है तो 16 बिट। तो हम लोग का पता है कि 1 फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट 1 बिट
मतलब कि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को कंसिस्ट करता है, तो 16 बिट मतलब 16 फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 16 इक्वल टू 320 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आपका करेक्ट होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पानिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज। आपको इस मिनिमम स्पानिंग ट्री में कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि कितना कॉस्ट लगेगा। तो हमें पता है कि मिनिमम स्पानिंग ट्री में हम लोग मिनिमम कॉस्ट को ही फाइंड आउट करते हैं, और जितने टोटल कॉस्टिंग आता है उसे हम लोग वहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं और आंसर पर टिक आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ किस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, जो भी फिगर दिया हुआ है इस फिगर में आपको बताना है, तो इस फिगर को हम लोग नेमिंग करते हैं ABCDE FGH एनीथिंग। ठीक है ना, तो आप भी इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। ठीक ना, तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं नेमिंग करने में। अब देखिए जो यहाँ पर आपका वैल्यू है, तो मान लीजिए कि ये से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये से स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम स्पानिंग ट्री क्या करता है कि मिनिमम पाथ को चूज करता है। तो मिनिमम पाथ को चूज करेगा तो किसको चूज करेगा, 7 को। तो सबसे पहले 7 को आपने चूज कर लिया। 7 के पास बी के पास चला गया, और बी के पास आपका ऑप्शन है इधर डी के पास आने के लिए, फिर इधर एफ के पास ई के पास आने के लिए, और फिर से इसके बाद बी के पास जाने के लिए। तो देखिए सबसे मिनिमम किसके पास जाने के लिए है, तो मिनिमम देखिएगा तो 9 जो है आपका सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो 9 मिनिमम है, तो 9 तो आपके किसके लिए है, डी के लिए है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डी से ई के लिए है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते हैं, और तो ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ है 9 वो आपका है डी से ई के लिए, तो इसके लिए नहीं है, इस बी से ई के लिए आपका 13 है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपका सबसे स्मॉलेस्ट होगा ए से डी, तो ए से डी कितना वैल्यू है 10, तो यहाँ से आपका क्या ले लेगा 10। चलिए डी के पास पहुँचने के बाद आपको कहाँ आना है, फिर से अगेन ए पर आइएगा, तो ये पर आप क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है इधर जाएगा तो 20, इधर 18। ठीक है ना, इधर आपका 9, तो ये 9 ले लिया। चलिए फिर उसके बाद यहाँ से 9 के ई के पास आने के बाद सबसे स्मॉलेस्ट एज कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट एज यहाँ पे आपका 12 है, तो ये चला जाएगा 12 के पास, हमने यहाँ 12 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से आने के बाद फिर से अगेन जब ये देखते तो कहाँ जाना है, यहाँ से ए से तो एफ को ये तो कर लिया। ठीक है ना, सी को एफ विजिट कर लिया, विजिट करने के बाद आपको कहाँ पर जी के पास जाएगा। ठीक है ना, जिसकी एज की वैल्यू कितनी है 16। फिर उसके बाद जी के पास इधर आपका एफ के पास आने के लिए क्या है 8, और यहाँ से फिर अगेन एज के पास जाने के लिए आपके पास है 11। ठीक है, तो इतना सारे को विजिट कर लेने के बाद आप इसको क्या कर लिया, सारा का आपका वेटेड निकल के है यहाँ पे 7, 16, 12, 9, 16, 11 और 8, तो सारे को लिख लीजिए 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 16। जब आप इसे टोटल को आप लोग ऐड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी इजीली से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलते हैं इन अ स्टार कनेक्शन इफ द फेज वोल्टेज इज 1732 वोल्ट देन व्हाट विल बी द लाइन वोल्टेज। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है लाइन वोल्टेज। मैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट दूंगा, एक आपको स्टार कनेक्शन का और दूसरा आपका डेल्टा कनेक्शन का। तो देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होती है, स्टार कनेक्शन में आपका जब वोल्टेज फेज निकालना रहे स्टार में वोल्टेज फेज इक्वल टू होता है लाइन वोल्टेज बाई, मैं इसे हटा दूँ तो ठीक है, चलिए
लाइन वोल्टेज बाई √3। और स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो करेंट फेज होती है या फेज करेंट इक्वल टू लाइन करेंट, मतलब आई एल इक्वल टू आई फेज। ठीक है, आई को डिनोट करते हैं करेंट। और अब चलते हैं डेल्टा में। डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में आपका फेज वोल्टेज जो होता है वो आपका इक्वल टू होता है लाइन वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज का। और यहाँ पर आपका करेंट फेज जो होता है या फेज करेंट होता है वो हो जाता है आपका लाइन करेंट बाई √3। मतलब कि जस्ट एक दूसरे का क्या है, रिवर्स। मतलब कि कहने का मतलब है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्टार कनेक्शन में आपका करेंट फेज जो होती है वो करेंट लाइन के इक्वल होता है, और डेल्टा फेज में आपका फेज वोल्टेज इक्वल टू होता है लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। बाकी ये दोनों का रिवर्स, मतलब कि यहाँ पर फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाई √3 इन अ स्टार कनेक्शन। इन डेल्टा कनेक्शन लाइन करेंट फेज इक्वल टू करेंट लाइन बाई √3। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फेज लाइन वोल्टेज निकालना। तो लाइन वोल्टेज निकालने के लिए और हमें दिया हुआ है फेज वोल्टेज, तो हमें स्टार में इस वाले फार्मूला को यहाँ पर लगाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे अपनी आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बता दूँ तो वोल्टेज फेज इक्वल टू वोल्टेज लाइन बाई √3। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या है, तो वोल्टेज फेज दिया हुआ है। तो वोल्टेज फेज की वैल्यू आप रखेंगे 1732 इक्वल टू VL बाई √3। और VL इक्वल टू क्या हो जाएगी, √3 इंटू 1732। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 2999.911999 समथिंग। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ पर ले ले तो कितना आ जाएगा, 3000। तो 3000 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, तो यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें। चलते हैं अगली क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ये बी ट्री यूज एज एन इंडेक्स फॉर ए लार्ज डेटाबेस टेबल हैज 7 levels where level of the root node is 0. If a new key is inserted in this index, then the maximum number of nodes that cloud we newly created in the process are. तो आपको यहाँ पर बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट या तो बोल सकते हैं ट्रिक, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक दे दूँ कि कोई भी डेटाबेस में अगर डेटाबेस टेबल हैज H लेवल and level of root node is 0, then now on a new key insertion maximum number of nodes newly created is H+2. कब, जब आपकी कोई भी डेटाबेस में अगर उसकी लेवल H हो और उसका रूट नोड 0 हो, तब उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो होगा न्यूली क्रिएट जो करेगा वो H/2 करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब आपका रूट नोड जब आपका रूट नोड 1 हो, मतलब कि यहाँ पर क्या था 0 हो, लेवल तो आपका H ही होगा। ठीक है ना, लेवल आपका H ही होगा, हाइट आपका H ही होगा। बट यहाँ पर रूट नोड यदि यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर यदि आपका 1 होगा रूट नोड, तब यहाँ पर आपकी जो न्यूली क्रिएट मैक्सिमम नंबर नोड्स, तो ये आपका हो जाएगा H+1। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, जब आपकी लेवल H हो और रूट नोड 0 हो तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स न्यूली क्रिएटेड इज H+2, एंड इफ root node is 1, then maximum number of nodes that cloud be newly created H+1.
तो आप इसे याद रखेंगे। तो हमें फाइंड यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि डेटाबेस हैज 7 लेवल, कितने लेवल, 7 लेवल, एंड लेवल ऑफ रूट नोड इज 0। तो हमें तो सिंपल सा फार्मूला लगाना है, कौन सा, जब आपका रूट नोड 0 है तो h+2 लगा दीजिए। ठीक है, तो h+2 आप जब लगाइएगा तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है 7, और h+2 करिएगा तो 7+2 हो जाएगा, जो आपका आंसर निकल कर आएगा 9। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, एन HT-RAM हैज 8K रोज with an access time of 4 clock cycle for each row and a refresh period of 64 millisecond. If the clock rate is 133 MHz, the refresh overhead will be। आपको यहाँ पर बताना है रिफ्रेश ओवरहेड क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, तो रिफ्रेश रो को हम लोग मान लेते हैं यार इक्वल टू दिया हुआ है आपका 130, सॉरी रिफ्रेश रो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ईच रो। ठीक है ना, ये आपका 4 क्लॉक दिया हुआ, कितना 4 क्लॉक, डैट इज 4C। ठीक है, क्लॉक रेट आपका दिया हुआ है, क्लॉक रेट हम लोग मान लेते हैं, क्लॉक रेट आपका 133 मेगाहर्ट्ज। देखिए 133 मेगाहर्ट्ज दिया हो तो 133 मेगाहर्ट्ज लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर आपका नंबर ऑफ रोज भी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ रोज कितना 8K, तो 8K को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 10 20 लिख सकते हैं, K का वैल्यू 1024। ठीक है, और टोटल रिफ्रेश पीरियड भी आपका दिया हुआ है, टोटल रिफ्रेश ऑफ पीरियड कितना 64, तो टोटल रिफ्रेश मतलब T मान लेते हैं इसको 64 मिलीसेकेंड दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पर तो आप वैल्यू लिख लिए सारा चीज़ कि रिफ्रेश रोज आपका दिया हुआ है 4 क्लॉक मतलब 4C, क्लॉक रेट आपका दिया हुआ है 133 मेगाहर्ट्ज, नंबर ऑफ रोज आपका दिया हुआ है 8K रोज, तो 8K रोज मतलब कि 8 × 10 20, टोटल टाइम पीरियड, तो टोटल टाइम पीरियड मतलब कि T = 64 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो जो भी आपका वैल्यू दिया होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। अब चलते हैं फार्मूला पे हम लोग चलते हैं। तो फार्मूला आपका क्या बोलता है, निकालना क्या, ओवरहेड निकालना है, रिफ्रेश ओवरहेड। तो रिफ्रेश ओवरहेड इक्वल टू हम लोग क्या होता है फार्मूला R × N/T, वेयर R इज रिफ्रेश रोज, जो हम लोग माने थे। ठीक है ना, लेट किए थे रिफ्रेश रोज, और एन आपका होता है आपका नंबर ऑफ रोज, जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 8K। ठीक है, जो आपका वैल्यू 8K दिया हुआ है, और T आपका होता है टोटल रिफ्रेश पीरियड, जो आपका दिया हुआ है 64। तो आपका ये 4C दिया हुआ है, तो 4C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है क्लॉक, 4 क्लॉक। तो क्लॉक का वैल्यू तो आपको नहीं पता है, तो क्लॉक का वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करने के बाद आपका रिफ्रेश ओवरहेड फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्लॉक को किस तरह से निकालेंगे, तो क्लॉक पीरियड आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लॉक पीरियड से ही आपका निकल जाएगा, क्लॉक पीरियड इक्वल टू होता है 1/क्लॉक रेट। तो क्लॉक रेट कितना 133, तो इसे जब आप फाइंड आउट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा, अब ये मेगाहर्ट्ज में है तो इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10⁻⁻6/133। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻6 से, तो उसे हम
ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10⁻⁻⁶ ये आपका सेकेंड में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपका 8 क्लॉक आया, तो हमें चाहिए 4 क्लॉक, तो इंटू 4 कर देंगे इसमें, तो इंटू 4, तो ये अब आपका आ गया आर का वैल्यू, मतलब रिफ्रेश रोज। ठीक है, अब आर का वैल्यू आ गया, तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, एन का वैल्यू 8 के दिया हुआ है, हम लोग वैल्यू यहाँ रख देंगे, और टी का भी वैल्यू आपका दिया हुआ है 64, और जब आप इसे पुट करिएगा तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका कितना आया, आपका वैल्यू आया, आर का वैल्यू 4 × 10⁻⁶/133 इंटू 8 × 10⁻⁴/64। जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा और 64 आपका मिली सेकेंड में है, तो इसे आप सेकेंड में करिएगा तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे आप जब फाइंड आउट करिएगा तो आपका आंसर आ जाता है 0.0038। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाता है दोस्त। देखिए दोस्त, किस तरह से क्वेश्चन को आपको पूछा जाता है, जब आप कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होता है तो आप यहाँ पर बना नहीं सकेंगे। ठीक है, एग्जाम में और जब नहीं बनेगा तो आप और डिप्रेशन में चले जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, और जो भी बनने वाला है वो भी नहीं बन पाएगा। तो आपको अभी टाइम है, आप कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। मैं तो वही काम कर रहा हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन आने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मेरे सेट बनाने की यही एक मोटिव था कि आपको याद दिला दे, ताकि आप अगेन उस कॉन्सेप्ट को क्या करें, रिवीजन कर ले, या नहीं पढ़े हुए हैं तो उसे फिर से अगेन पढ़ ले। ठीक है, तो आप पढ़ के जाइए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए, और ईजिली आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स को अचीव करिए और जॉब लीजिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है, द स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन टेक्निक दैट इज यूज टू रिड्यूस द एफर्ट इन राइटिंग स्पेसिफिकेशन इज। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये यहाँ पर आपका बोथ होगा, इंक्रीमेंटल स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन इनिशियलाइजेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन टेक्निक और जो यूज होता है एफर्ट इन राइटिंग स्पेसिफिकेशन, ये दोनों में यूज होता है आपका इंक्रीमेंटल स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन इनिशियलाइजेशन में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है ब्लूटूथ सपोर्ट्स। ब्लूटूथ आपका सपोर्ट करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मतलब कि एक ब्लूटूथ से हम एक से अधिक यानी कि मोर देन वन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, या एक वन और मोर देन वन, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो यहाँ पर आपका बोथ ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है द ग्रामर ए रिप्रेजेंट AA/A इज अब्सोल्यूट है, यहाँ पे अब्सोल्यूट नहीं लिखा है, अब्सोल्यूट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग बिकॉज द ग्रामर इज। यहाँ पर आपका सुटेबल प्रेडिक्टिव है या नहीं है, ये आपका चेक भी करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख दिया कि नॉट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग बिकॉज द ग्रामर इज। तो कब आपका जो ग्रामर जो होती है, जो प्रेडिक्टिव पार्सिंग को सूटेबल नहीं कर पाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उस सिचुएशन तभी आता है जब आपकी ग्रामर एम्बिग्यूअस होती है, एम्बिग्यूअस होती है। तो देखिए यहाँ पर दो तरह का पार्स ट्री बनाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, एक तो ये आपको पार्स ट्री बनाएगा अब्सोल्यूट को जनरेट करेगा, और दूसरा आपका पार्स ट्री बनाएगा ये आपका जनरेट करेगा अगेन ए और ये, और फिर ये जनरेट करेगा अब्सोल्यूट, और ये जनरेट करेगा अब्सोल्यूट। मतलब कि दो तरह का आपका पार्स ट्री यहाँ पर बना रहा है, जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसके अनुसार आपका दो तरह का पार्स ट्री बन रहा है। तो जब भी दो तरह का पार्स ट्री बनता है तो हम लोग वहाँ पर उस ग्रामर को एम्बिग्यूअस ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, और जब एम्बिग्यूअस ग्रामर हो जाता है तो ये आपका नॉट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एम्बिग्यूअस सही होती है। तो थोड़ी सी मिसमैच हो गया है ऑप्शन में, आप थोड़ा सा इसे
मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फंक्शनल लैंग्वेज इज। तो आपको मैं इसमें बता दूं कि कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फंक्शनल लैंग्वेज में, वो आपका डिक्लरेटिव होता है, ठीक है ना। दोनों में डिक्लरेटिव होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है ना, या किसी भी तरह का स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो यूज करने से पहले हमें सारे चीज़ को डिक्लेयर करना पड़ता है, और जब तक हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो वो एरर बताती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बोथ आर डिक्लरेटिव, मतलब दोनों में डिक्लेरेटिव होती है और दोनों को डिक्लेयर करना पड़ता है कोई भी स्टेटमेंट यूज करने से पहले, ठीक है। तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं इस तरह के, ठीक है ना, कि एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फंक्शनल लैंग्वेज इज बोथ आर डिक्लरेटिव बिकॉज वी डिक्लेयर एनी स्टेटमेंट बिफोर वी विल यूज इट। ओके, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही मज़ेदार। आप देखे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को लंबा कर दिया जाता है और छोटा सा ही उसका आंसर होता है, ठीक है, और छोटा सा क्वेश्चन का बड़ा भी आंसर निकल कर आता है, ये भी देखे होंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जो भी कन्फ्यूजन आपको आ रही है इस सेट में, तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन को पूरी तरह से प्रिपरेशन कर लेना है एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन की आपकी जो स्पीड है उसे बढ़ा देनी है, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका सारा PDF मिल जाएगा जो भी अभी तक सेट हो चुका है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसी क्वेश्चन आती है तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा ईजिली। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा और उसे मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है दोस्त। और बाकी आप तो जानते ही हैं कि यदि सेशन अच्छा लगता है तो क्या करना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।